ठीक है। कंसेप्ट्स जो होते हैं हमारे वो मैंडेटरी होते हैं, उसको फॉलो करना ही करना है। एजम्पशंस हैं, कंडीशंस हैं, पैरामीटर्स हैं हमारे। आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं क्योंकि पेपर में इसी तरह के एमसीक्यू आ जाते हैं कि एजम्पशंस एंड कंडीशंस किस में होती हैं, और जो कन्वेंशंस हैं इसमें किसने क्या बोला है, दीज आर कस्टम्स, दीज आर अवर मेथड्स, प्रोसीजर, गाइडलाइन कि किस तरह से हमने काम को करना है, एसोसिएटेड विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्रोच में लेके आना चाहते हैं तो हमें किस तरह के कस्टम अपनाने चाहिए, मेथड्स किस तरह के यूज करने चाहिए, प्रोसीजर्स क्या यूज करने चाहिए, और गाइडलाइंस क्या यूज करनी चाहिए। These are widely accepted and are common practices which are used as guideline when recording transactions। तो जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन, मैनेटरी ट्रांजैक्शन हमारी होती है, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसके ऊपर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, कौन सा कस्टम अप्लाई हो रहा है, क्या मेथड लगाएं हम, किस तरह से इसको हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करें। ऐसे नहीं है कि आया और रख दिया। जैसे हमारे घर में कोई चीज आती है तो हम उसको देखते हैं ना कि कहाँ रखना है हमने इसको। डाइनिंग है तो उसको बेडरूम में तो नहीं रखेंगे ना। तो इसी तरह हमें अकाउंटिंग की भी ये चीजें अपनी लाइफ में सीखो, उससे आपको ना हमेशा के लिए आपकी जो ये एक बेस बनेगा कि कोई भी चीज को रिकॉर्ड करना है तो किस तरीके से उसको रिकॉर्ड लेगी। ये नहीं कि ये तो अकाउंटिंग एंट्री है जैसे मर्जी कर दो, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है हमारे अकाउंट्स के ऊपर। तो यू शुड थिंक अबाउट दैट बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन कि मुझे इसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या एंट्री करनी है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर नेसेसरी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन। जब आप प्रोफेशन में आ ही गए हो और अब तो आप प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हो, तो बहुत जरूरी है आपको कि आपको अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करना ही चाहिए, सिंस दे रिजल्ट इन ट्रांजैक्शंस बीइंग रिकॉर्डेड इन सेम वे बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। दिस अलाउ फॉर रिलायबल कंपैरिजन। देखो चीजें वही हैं, बार बार हम ये इसलिए करते हैं ताकि रिलायबल कंपैरिजन हो सके फाइनेंशियल फैक्ट एंड फिगर्स का। हाउएवर अकाउंटिंग कन्वेंशन में चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होते, मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बात बोली थी। और कन्वेंशंस जो हैं, कस्टम जो हैं, मेथड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो दस रिफ्लेक्टिंग शिफ्ट्स इन जनरल ओपिनियन एंड प्रैक्टिस ऑफ डीलिंग विद द ट्रांजैक्शंस। अब कन्वेंशंस हैं क्या हमारे, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो देखो ए से आई तक हमने कंसेप्ट पढ़े और ए से डी तक हमने कन्वेंशन पढ़ी। अब हमने तो पहले ये पढ़ा कि कंसेप्ट क्या होते हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं, फिर हमने पढ़ा कन्वेंशन क्या होती हैं और उसके नाम कौन कौन से हैं। अब वन बाय वन हमने उनको डिटेल में पढ़ना है कि उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, सो आई विल गो टू बेअंत कौर, आर यू देयर? यस मैम। तो बेटा आप स्टार्ट करिए। आप दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, एंटिटी कंसेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। पढ़िए बच्चे आप। यस मैम। Entity concept. As per this concept, an organization is treated as distinct and separate from the persons who own or manage it. In other words, this concept assumes that the organization and business owner are two independent entities. Hence, the personal transaction of its owner is different from the transactions of the organization. Application of this concept enable recording of transactions between the entity and its owner or other stakeholders. The entity concept requires that all the transactions are to be viewed, interpreted, and recorded from organization's point of view. For example, if the owner pays his personal expense from business cash, this transaction can be recorded in the books of business entity. This transaction will take the cash out of business and also reduce the obligation of the business toward the owner. Going concern concept. The basic assumption of this concept is that an organization is assumed to continue to exist for an infinite period of time.
This simply means that every concern has continuity of life. Unless there is good evidence to the contrary, the accountant assumes that an organization is a going concern. This concept enables the accountant to carry forward the values of asset and liability from one accounting period to the other without asking the question about usefulness and worth of the asset and recoverability of the receivables. The going concern concept base, uh, form the बेसिक basis for preparation of balance sheet of an organization. देखिए बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, और आप लोगों की बातें सुन के मुझे लगता है कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना बेटे, ये जो हमारा चैप्टर आपके लिए, नंगल चैप्टर खासकर सर जो कर रहे हैं ना, एफर्ट्स हर कहीं जगह नहीं की जाती हैं। ठीक है, आप यही कोचिंग बाहर लेने चले जाओ। एक तो आपको अपना घर छोड़ के, यहाँ पर बहुत बच्चे हैं जो पीजी लेके रहते हैं और कोचिंग भी लेते हैं। घर छोड़ के आओगे, पीजी में रहोगे, कोचिंग लोगे, उसके इतने पैसे मांगेंगे आपसे। आपको यहाँ पर घर बैठे इतनी ज्यादा कन्वीनियंटली आपको ये लेक्चर लगाए जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लगाए जा रहे हैं। इससे किसी को और फायदा होने वाला नहीं है। फायदा होना है सिर्फ आप लोगों को। और अगर आप में से कोई बच्चा क्लास नहीं लगाता है, तो फिर वो इतना भी अपने लिए नहीं कर सकता, तो आई डोंट थिंक सो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कर पाएगा कल को। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट तो ये है कि अब आप इंटर में हो, फाउंडेशन नहीं है, इसके बाद आपने फाइनल में जाना है। जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझो। सोचो, फाउंडेशन में अगर 100 बच्चा होता है तो उसमें से 10-15 बच्चे ऊपर के क्रीम वाले इंटर में पहुंचते हैं, 15-20 बच्चे। अगर आप उसमें पहुंच गए हो तो आगे और अपग्रेड करो। कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रही मेरी क्लास मिस नहीं करनी है। मेरी सजेशन ये है कि कोई भी क्लास जो आपके लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है, देखो हम टीचर्स को क्या है, पे मिलेगी, जो भी वो लगाएगा उसने क्लास लगानी है, चाहे एक स्टूडेंट आए चाहे 2 आए, हमने उतनी ही एफर्ट्स करनी है। और अगर सारे लगाएंगे तो सबको फायदा है। आपने अगर क्लास लगानी है तो अपने लिए लगानी है, टीचर के लिए या नंगल चैप्टर के लिए नहीं लगानी है। पहले तो ये बात दिमाग में रख लो। और जितनी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, अगर आप किसकी इवेल्युएशन लगाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये कहाँ जाके इवेल्युएट करती हैं। लाखों रुपए में आपके लिए क्लास होती है, सोचो तो। क्योंकि अगर आप प्राइवेट में जाओगे, 15-20 हजार रुपये पीजी पे दोगे, 15-20 हजार रुपये पर सब्जेक्ट से भी ज्यादा, 15-20 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, प्राइवेट वाले लेंगे। तो आप, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन यू शुड अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। कभी भी क्लास को छोड़ो मत, मेरी ये सजेशन है। आगे मानना या ना मानना रिकमेंडेशन है, आपकी मर्जी है। तो अभी हमने पढ़ी, कंसेप्ट से शुरू करते हैं हम। पहला है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट। इतनी गारंटी मैं जरूर दे सकती हूँ, जो बच्चा सारी क्लासें लगाएगा उसके क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी 80% हो जाएगी। देखो, बाकी 20 तो आपने आपके घर नहीं में आके देख रही, उसके बाद आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। पढ़ना तो आप ही के उसमें है। मैं ग्रुप में भेजूंगी मेरे मैसेजेस जो स्टूडेंट के आते हैं, जब वो क्लियर होते हैं कि हाँ मैडम आपने इस तरह से गाइड किया हमारा। अभी भी 10 मिनट पहले ही मेरा पास एक मैसेज आया है। मेरे एक स्टूडेंट का आज +2 का मैथमेटिक्स का पेपर था, तो उसने क्या लिखा है आपको मैं अभी ग्रुप में भेजूंगी, पढ़ना आप। वो कह रहा है कि मैडम जो आपने बताया था बड़ा अच्छा गाइड किया, वो सारे डाउट क्लियर हो गए, ये है वो है, बड़ा अच्छा पेपर गया एंड ही वाज वेरी हैप्पी। तो बेटा मैं यही चाहती हूँ, हमारा तो एक ही सबमिशन होती है कि हमारे स्टूडेंट्स जब पेपर दे के निकले तो उनके फेस पे मुस्कान हो, और जब उनका रिजल्ट निकले तो उनके साथ साथ हमारे फेस पे भी मुस्कान हो। ठीक है, अपने टारगेट, किसी भी कंपनी को जब कोई शुरू होती है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके टारगेट पहले फिक्स कर दिए जाते हैं। तो आप भी अपना टारगेट शुरू से फिक्स करो कि हमें 80% मार्क्स लेने ही लेने हैं। और अपनी जहां पढ़ते हो उसके सामने बोर्ड पे लगा के लिख दो चारों सब्जेक्ट्स के नाम, और उसके सामने उसके मार्क्स जो आप ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हो। मेरी तरफ से तो 80% का टारगेट है। आप 90 बनाना चाहते हो, आप 95 बनाना चाहते हो, आप 75 बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट एक सबमिशन कह लो, रिक्वेस्ट कह लो, जो भी कह लो, क्लास कोई मिस नहीं करनी है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट है एंटिटी कंसेप्ट। एज पर दिस कंसेप्ट, an organization is treated as distinct and separate from the person who own or manage it। देखो, आपने अपनी एक कभी नाम सुना होगा
चलो, गोपाल स्वीट्स का नाम सबने सुना है? सुना है गोपाल स्वीट्स का नाम या सिंधी स्वीट्स का नाम आप लोगों ने? हाँ जी, नहीं सुना? नो मैम। नहीं सुना। ओके, तो आप बेअंत कौर बताइए, आपने किस चीज का नाम सुना है जहां से आप कुछ बेकरी का या खाने का या कहीं शॉप जहां आप सामान लेने जाते हो मैम या कप? हाँ, मैम हल्दीराम दा नाम बहुत सुने। वेरी गुड, हल्दीराम, बिल्कुल ठीक है। कभी आपको पता है हल्दीराम का मालिक कौन है? पता है आपको बेअंत कौर जी? नो मैम। तो आप किसी भी शहर में जाओ, आपको दुकान के ऊपर लिखा मिलेगा हल्दीराम। तो उसकी आइडेंटिटी क्या है? हल्दीराम। उसका मालिक कौन है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। समझ आ गई आपको ये बात? तो बिजनेस जो है वो अपने ओनर से बिल्कुल अलग होता है। अब जो हल्दीराम के मान लो पूरे इंडिया में 1000 शोरूम हैं, तो क्या मालिक के लिए पॉसिबल है कि वो 1000 शोरूम पे बैठ जाके एक ही बारी में बैठे? है नॉट पॉसिबल? हाँ जी, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल ना। तो उसके लिए क्या, किसको रखता है वो उसको देखने के लिए? मैनेजर को। हर एक जगह पे एक मैनेजर होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब कि जो पर्सन, जो ओनर है, जो मालिक है, वो एक अलग है, अलग चीज है, वो एक ओरिजिनल पर्सन है। और हल्दीराम एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हल्दीराम एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर मुझसे कोई चीज किसी की खराब निकली है, वो हल्दीराम पे केस करेगा, हल्दीराम को बोलेगा हाँ जी मुझे ये चीज दो, मेरा ये खराब हो गया। बिल कटेगा तो हल्दीराम के नाम का कटेगा, उसके मालिक का नाम कहीं नहीं आएगा। तो बिजनेस में जब भी आपने रिकॉर्डिंग करनी है, अगर +1 में आपको याद हो, आपने किया होगा कि जब हम जर्नल एंट्री सिखाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि बेटा अगर राम की दुकान है तो आपने राम का नाम नहीं लिखना, राम एंड सन्स लिखना है, क्योंकि उसकी दुकान का नाम राम एंड सन्स है। तो मान लो मैं मान लेती हूँ हल्दीराम के मालिक का नाम एबीसी कुछ भी है, तो हम एबीसी नहीं लिखेंगे, हम हल्दीराम ही लिखेंगे। और अपनी बुक्स में तो वैसे ही नाम नहीं आता। मान लो मैं हल्दीराम को सब माल सप्लाई करती हूँ, तो मैंने उसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, कुछ भी करना है, तो मैं हल्दीराम से अपने बुक्स में एंट्री करूंगी, हल्दीराम के मालिक को मैं नहीं जानती। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? तो बिजनेस यस मैम। एंटिटी कंसेप्ट ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है, सेपरेट पर्सन होता है अपने मालिक से, और अपनी मैनेजमेंट से भी कई बार वो डिफरेंट, क्योंकि मैनेजर भी 1000 शोरूम है तो 1000 मैनेजर है। हमें मैनेजर का भी नहीं पता, हमें शायद उस शोरूम के मैनेजर का भी नहीं पता होगा जहां हम खाना खा रहे हैं। हमें ये पता है कि हमने हल्दीराम से खाना खाया है और हल्दीराम को हमने पेमेंट की है। तो इसलिए मैनेजमेंट और ओनरशिप बिल्कुल अलग है, ऑर्गेनाइजेशन एक अलग है, एंटिटी कंसेप्ट है। इन अदर वर्ड्स, अब ये कंसेप्ट है ना तो हमेशा यही रहेगा, ये तो है नहीं कि कल को चेंज हो जाएगा। अभी मैंने बोला ना कन्वेंशन चेंज हो जाती है लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, सदियों से यही चला रहा है, आगे तक भी यही चलेगा। इन अदर वर्ड्स, कंसेप्ट ये मानता है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ओनर आर टू इंडिपेंडेंट एंटिटीज, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, मैं और मेरी कार दो अलग चीजें हैं, वो कार है, मैं हूं। तो हल्दीराम एक अलग एंटिटी है, उसका ओनर एक अलग एंटिटी है। Hence, the personal transaction of its owner is different from the transaction of business. तो उसकी खिचड़ी नहीं पकानी है कि हल्दीराम के मालिक ने कोई पैसा निकाला तो समझो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी का तो शोरूम है, निकाल लिया तो निकाल लिया। नो 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 नो, उसकी एंट्री करो, आप रिकॉर्ड करो, क्योंकि आपको जब बैलेंस शीट बनानी है तो उतना पैसा कम निकलेगा तो क्या करोगे, किसी के नाम पे तो लिखना ही है ना। तो हल्दीराम के मालिक ने हल्दीराम को तो पैसे दिए हैं, भाई तू मेरे से पैसे ले ले, काम कर, जो प्रॉफिट कमाएगा वो मुझे दे दियो। समझ लो, इमेजिन करो हल्दीराम एक इंसान है, इंसान नहीं मतलब आर्टिफिशियल इंसान है। तो उसको एबीसी ने पैसे दिए, भाई ले मैं करोड़ रुपए दे रहा हूँ और ये बिजनेस इसके नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये हल्दीराम मेरा बच्चा है, मैंने इसके नाम से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब जो भी पैसा आ रहा है वो हल्दीराम को आ रहा है,
लेकिन वो कमाऊ बेटा है किसका, उसके मालिक का, वो उसको पैसे देंगे। दो अलग अलग एंटिटीज हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, अगर एंटिटी और ओनर के बीच में भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर वो पैसा, जब वो पैसा लगाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते हैं ना, या नहीं करते? करते हैं। तो वो कैपिटल किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ओनर को, कि ओनर ने उधार दे दिया। जैसे हम बैंक से पैसा लें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन करते हैं, तो बैंक लोन की जगह हमने कैपिटल कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये मालिक ने दिया है, ये लोन लिया है हमने। ठीक है। The entity concept require that all transactions are viewed, interpreted and recorded from the organization point of view। तो ये आपका एमसीक्यू बनता है कि अगर आपने एंट्री करनी है तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है या ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते हैं हम? ऑर्गेनाइजेशन दे पॉइंट ऑफ व्यू तो। हाँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिल रहा है तभी हम कैश डेबिट करते हैं। अगर हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते तो ओनर को पैसा, ओनर तो बेचारा दे रहा है पैसा ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमने सारी रिकॉर्डिंग, सारी एंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। For example, if owner pays his personal expenses from the business cash, this transaction can be recorded in the books of business entity. This transaction will take cash out of business and also reduces the obligation of business towards owner. अब मान लो उसके ओनर को, उसके ओनर के घर उसकी बेटी की या बेटे की शादी है, उसको 1 करोड़ चाहिए, उसने हल्दीराम के अकाउंट से 1 करोड़ निकाल लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मालिक है, निकाल लिए भाई। लेकिन हम उसकी क्या एंट्री नहीं करेंगे हल्दीराम के बुक्स में? करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही करेंगे। क्योंकि 1 करोड़ का कैश हल्दीराम ने दे दिया, इसका मतलब हल्दीराम ने अपनी जिम्मेदारी में से 1 करोड़ अपने मालिक को दे दिए। हम कहते हैं जैसे बच्चों के लिए कि माँ बाप का कर्जा बच्चे सारी उम्र नहीं उतार सकते, उसी तरह मालिक का खर्चा बिजनेस की एंटिटी सारी उम्र नहीं उतार सकती। उसने निकाल लिए 1 करोड़, इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसको कोई मतलब नहीं है हल्दीराम से। अभी भी हल्दीराम के ऊपर उसका पूरा राइट है, क्योंकि वो उसका क्रिएट किया हुआ एक बेबी है, आर्टिफिशियल बेबी। जैसे में हम एक पेड़ उगाते हैं ना, तो उस पेड़ के फल हमारे होते हैं, हम चाहें तो किसी को दे दें, हम ना चाहें तो ना दें। ठीक है ना? तो इसी तरह आर्टिफिशियल पर्सन जो है, उसने 1 करोड़ अगर उसको दे भी दिए तो वो उसकी ऑब्लिगेशन कम हो गई, लेकिन फिर भी वो उसकी का ओनर रहेगा। बट द बेसिक थिंग इज दैट कि एंटिटी इज ए डिफरेंट पर्सन, बिजनेस एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफरेंट पर्सन एंड ओनर इज ए डिफरेंट पर्सन। क्लियर? यस मैम। ठीक है बेटा। दूसरा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हम लोग क्या, ये हमें हालांकि सत्संग में जाते हैं तो हमें यही माना सिखाया जाता है कि वक्त का कोई पता नहीं, कब पता नहीं हमारी कौन सी आखिरी सांस हो जाए, लेकिन वो इसलिए सिखाया जाता है कि हम भगवान को याद रखें। बट स्टिल क्या हम ये मानकर जिंदा रहते हैं कि पता नहीं कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा? जब मार्केट जाते हैं ना, तो एक सूट की जगह 4 लेके आते हैं, अगले साल के लिए भी ले लेती हूँ, सेल लगी हुई है, अगले साल तक मुझे खुद का नहीं पता। पर हम मानते तो नहीं ना इस बात को कि मैं अगले साल रहूंगी या नहीं रहूंगी। हम लेके आते हैं ना, कोई गोल्ड लेना है, ज्वेलरी लेनी है, ये ले लेते हैं। जब हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो ये ले लेते हैं, 10 साल बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई 10 साल हमने नहीं देखे हैं, बट क्या हम ये मान सकते हैं कि 10 साल बाद हम रहेंगे या नहीं रहेंगे? हम तो ये मान के चलते हैं ना कि हम तो रहेंगे ही, कि नहीं? यस मैम। हाँ जी बेअंत कौर जी, ऐसे ही चलते हैं ना हम। यस मैम। तो बिजनेस को भी हमने ऐसे ही चलाना है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मतलब हमने ये मानकर चलना है कि ये बिजनेस चलता रहेगा। हमने ये एज्यूम करके सारी एंट्रियां करनी है कि इनडेफिनेट पीरियड तक ये बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है? दिस सिंपली मीन दैट एवरी कंसर्न हैज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। और वैसे भी देखो, हल्दीराम कितना पुराना है, पता नहीं उसके कितने मालिक आए होंगे आगे, उनकी अगली जनरेशन चला रही है, फिर अगली जनरेशन। तो जो आर्टिफिशियल पर्सन ज्यादा चल जाते हैं और जो नेचुरल पर्सन होते हैं वो चले जाते हैं। अब धीरू भाई अंबानी चले गए, आगे उनके बच्चे चला रहे हैं।
कंसर्न तो चल ही रही है ना। हमारे कितने प्राइम मिनिस्टर चले गए, इंडिया तो इंडिया ही है ना, कि नहीं? यस मैम। तो इसका मतलब हमें ये मानकर चलना है कि हमारी कंसर्न चलती रहेगी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, अनलेस देयर इज ए गुड एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी। अगर हमें लगे कि हाँ अब इंसॉल्वेंट हो गई थी ये कंपनी और वो ओनर ने लिख के दे दिया भाई मेरी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, इसे बंद किया जाए, फिर तो एविडेंस है, फिर तो बंद होनी होनी है। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया भाई इसको स्ट्रेचर पे डाल दो, इसका कोई नहीं पता, 2 दिन का मेहमान है, जितना इसकी सेवा कर सकते हो कर लो, ऐसे ही बोलते हैं। तो बिजनेस में जब तक एविडेंस ना मिले ना कि हाँ ठीक है अब ये कंपनी जो है नहीं चल पाएगी, थोड़ा टाइम चलेगी, तब तो एविडेंस हो गया। अदरवाइज तो हम यही मानते हैं कि ये गोइंग कंसर्न है। दिस कंसेप्ट अनेबल्स द अकाउंटेंट टू कैरी फॉरवर्ड एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। हम एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में एसेट्स भी लेके जाते हैं, लाइबिलिटीज भी लेके जाते हैं। बिल्कुल उसका कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, वर्थ कितनी है, कितने पैसे आज बेच दें एसेट को तो मिलेंगे, या कितनी लाइबिलिटी है, कुछ नहीं सोचते, क्योंकि वो तो गोइंग कंसर्न है, चल रही है चल रही है। ये हो गए आपके 2 कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद अब मैं बोलूंगी, सुमित का हो गया, रमन कल हो गया था, गुंजन, निशु। निशु आप पढ़िए, 2 कंसेप्ट पढ़ेंगे। यस मैम। अगले 2 कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पीरियड एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओके। Accounting period concept. Accounting period concept assumes that the infinite life of an organization can be split into smaller periods of equal duration, that is, a quarter, half year, or year. Due to this concept, the operating results are ascertained for a specific period. The financial position is reflected through the balance sheet at regular intervals. Money measurement concept. Any event which can be expressed in terms of money is always recorded in the books of accounts. The advantage of this concept is that different types of transactions could be reported as homogeneous entries with money as common denominator. A business may own 3 lakh cash, 1500 kg of raw material, 10 vehicles, 3 computers, etc. Unless each of these is expressed in terms of money, the assets owned by the business cannot be ascertained when expressed in the common measure of money. Transactions could be added or subtracted to find out the combined effect. However, the limitation of this concept is that only the absolute value of the money is considered, whereas the real value may fluctuate from time to time due to inflation, exchange rate changes, etc. यस, गुड। तो अब हमने पहले 2 कंसेप्ट पढ़े थे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। पहला तो ये है कि बिजनेस की एंटिटी अलग है ओनर से और फिर वो चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। तीसरा आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखो हम हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं कि नहीं मनाते? स्पेशल फील करते हैं ना कि आज मेरा बर्थडे, आज सब लोग आपको विश भी करते हैं। ऐसे ही जब हम काम कर रहे हैं, नो डाउट कि हमारे जो है इनफाइनाइट लाइफ है ऑर्गेनाइजेशन की, पर उसको कुछ पीरियड्स में स्प्लिट किया जाता है, जिसको ज्यादातर ईयर में करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड ईयर में होता है, पर आजकल कुछ लोग क्वार्टर और हाफ ईयर में भी कर रहे हैं, पर फिर भी फाइनल अकाउंट्स तो ईयर के बाद ही पब्लिश होते हैं। पर ये है कि हमारा जो है वो ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए क्वार्टरली भी देखते रहते हैं, हाफ ईयरली भी देखते रहते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत आ गया है। अब हमें पता है आजकल प्रॉब्लम्स बहुत आ गई हैं, कोरोना हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो हम क्या करते हैं आजकल, आपने घर में पेरेंट्स को कहते सुना होगा या कहीं ना कहीं सुना होगा कि ना एनुअल चेकअप करा लेना चाहिए आजकल हेल्थ का। तो वो बीमार होने से पहले ही हम एनुअल चेकअप कराते रहते हैं। इसी तरह आपको अकाउंटिंग पीरियड वैसे तो साल का होता है, लेकिन उसके अलावा हम क्वार्टरली या हाफ ईयरली अपने अकाउंट्स चेक करते रहते हैं।
ड्यू टू दिस कंसेप्ट द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स जो हैं वो असर्टेंट होते हैं स्पेसिफिक पीरियड के। क्यों देखते हैं हम साल के बाद उसको? ताकि हमें ये भी तो पता चले कि हमारा बच्चा कमा क्या रहा है, जो उसको हमने बनाया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या हमें कुछ कमा के दे भी रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या वो अच्छी उसकी एसेट्स हैं या नहीं है, उसकी बैलेंस शीट क्या है। रेगुलर इंटरवल्स पे हम उसको देखते रहते हैं। जैसे आपके फाइनल पेपर तो साल के बाद होते हैं, लेकिन क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम्स होते रहते हैं स्कूलों में, ताकि बच्चे का पता चलता रहे कि उसकी क्या प्रोग्रेस है। ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ यस पर मैम। भी यही चीज है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है। हर साल के बाद हम उसकी देखते हैं कि इस साल हमारे बिजनेस ने क्या कमाया और उसकी पोजीशन क्या है। तो लेकिन उसको बीच बीच में से भी देखते रहते हैं, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। पर बेसिकली हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का होता है, फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं, जो हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। क्लियर? आगे है यस मनी मैम। मेजरमेंट कंसेप्ट। अब देखो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है। अगर हमें जर्नल एंट्री पे कोई एंट्री करनी है, तो क्या बिना पैसे के वो आप एंट्री करते हो कहीं डेबिट में कुछ छोड़ सकते हो? हमारा कंसेप्ट ही ये कहता है कि जितना अमाउंट डेबिट में डालना है उतना ही क्रेडिट में डालना है। तो जिस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं होती, क्या हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ जी, नो मैम। नहीं कर सकते ना। तो इसलिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जरूरी है। एवरी इवेंट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल सकते हैं जिसको मनी में हम मेजर कर सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस कंसेप्ट इज दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस could be recorded as homogeneous entries with money as common denominator। क्योंकि ज्यादातर हमारी सारी चीजें मनी में ही हम डिनोमिनेटर करते हैं। और एज अ बिजनेस में ऑन 3 लाख कैश, मान लो बिजनेस के पास 3 लाख कैश है, जिसमें 1500 किलो का रॉ मटेरियल है, 10 व्हीकल हैं, 3 कंप्यूटर हैं। तो यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि मनी एक ऐसी चीज है जिसमें हम सबको मेजर कर सकते हैं। यानी कैश तो है ही 3 लाख, अब 15 किलोग्राम रॉ मटेरियल की हम एंट्री नहीं कर सकते, तो हमें उसको ये देखना होगा कि ये 15 किलोग्राम रॉ मटेरियल कितने रुपए का है। 10 व्हीकल की एंट्री नहीं हो सकती, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 10 व्हीकल कितने रुपीस के हैं। 3 कंप्यूटर्स की एंट्री नहीं हो सकती, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 3 कंप्यूटर कितने रुपीस के हैं। तो कहने का मतलब है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो मैं ब्लू करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ, इसको आप भी हाईलाइट कर लेना अपनी बुक्स में। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इसीलिए आता है क्योंकि मनी एज ए कॉमन डिनोमिनेटर हम यूज कर सकते हैं। समझ आई आपको? किसी भी चीज को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। देखो हम कंप्यूटर को व्हीकल में मेजर नहीं कर सकते, हम कंप्यूटर को रॉ मटेरियल में मेजर नहीं कर सकते, ना ही हम रॉ मटेरियल को व्हीकल या कंप्यूटर में मेजर कर सकते हैं। लेकिन हर चीज को हम मनी में मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते कर हैं। सकते हैं ना। तो इसलिए ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। अनलेस ईच ऑफ दीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, द एसेट ओन्ड बाय बिजनेस कांट असर्टेन। जब तक हम इसको मनी में नहीं बदलेंगे, हमें पता नहीं चलेगा हमारे पास कितने रुपीस की एसेट्स हैं, कितने रुपीस की लाइबिलिटीज हैं। सो मनी इज अ कॉमन मेजर ऑफ ट्रांजैक्शंस, could be added and subtracted, find out the combined effect. However, limitation of this concept is that only absolute value of money is considered, whereas real value may fluctuate from time to time। सिर्फ इस कंसेप्ट का एक लिमिटेशन ये है कि जब इन्फ्लेशन हो जाती है, एक्सचेंज रेट चेंज हो जाते हैं, मान लो आपने एक कार ली या एक एसी लिया 20,000 रुपए का अपने घर के लिए, ठीक है, डेप्रिशिएट हो गया, अगले साल वो 18,000 का रह गया, फिर 16 का रह गया, फिर 14 का रह गया, 4 साल बाद आपके हिसाब से वो 14,000 का है। हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू 4,000 भी ना हो, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई। आप 1 लाख का मोबाइल लेते हो, आईफोन लेते हो, थोड़े टाइम बाद जब बेचने जाते हो 2-4 साल बाद, तब तक आईफोन अगला आ गए, 2-3 अगले लेवल आ गए, तो पुराना आईफोन 5-6 हजार का ही बिकेगा, 10,000 का बिक जाएगा ज्यादा से ज्यादा। आपने तो उसको 1 लाख का लिया था, तो फिर आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो 1 लाख के हिसाब से ही चलेगी, लेकिन रियल वैल्यू जो है वो उसकी 6-7-10 हजार रुपए है।
तो वो चेंज होती रहती है ना टाइम टू टाइम। तो यही इस मेजरमेंट, इस हमारे कंसेप्ट का ड्रॉबैक है, इसकी लिमिटेशन है, आपसे पूछी जा सकती है और एमसीक्यू में भी आ सकता है कि क्या लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन इज डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी। यस मैम। अब अगले कंसेप्ट के लिए मैं इनवाइट करती हूँ, रमन का हो गया, गुंजन हो गया, सलोनी आप करेंगे? यस मैम। आप पढ़ेंगे दो कंसेप्ट अगले, ठीक है? ओके मैम। एक्रूअल कंसेप्ट एंड ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हाँ जी पढ़िए। Accrual concept. This concept is based on recognition of the both cash and credit transaction. In case of a cash transaction, owner's equity is instantly affected as cash either is received or paid. In a credit transaction, however, a mere obligation towards or by the organization is created. When credit transaction exists, which is generally the case, revenues are not the same as cash receipts and expenses are not same as cash paid during the period. Dual aspect concept. The dual aspect concept assumes that every transaction recorded in the books of account is based on two aspects, technically called debit and credit. This concept provides the basis for recording business transaction in the books of account. This implies that the transaction is recorded affects two or more accounts on their respective opposite side. Hence, the transaction should be recorded in at least two accounts. For example, goods purchased in cash have two aspects, such as paying cash and receiving goods. Such a duality of the transaction is commonly expressed in the term of an equation as asset equilibrium plus capital. यस, अब देखिए हमारे चार कंसेप्ट हो गए, मैं पिछले वाले साथ साथ रिवाइज करवा रही हूँ। एंटिटी कंसेप्ट में हमने कहा कि आर्टिफिशियल पर्सन है हमारी एंटिटी। गोइंग कंसर्न में हमने कहा कि उसकी लाइफ इनडेफिनेट है, वो चलता रहेगा। एट अकाउंटिंग पीरियड में कहा हम हर साल उसका बर्थडे मनाएंगे, यानी हर साल हम उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएंगे और देखेंगे इस साल में इसने क्या प्रोग्रेस की। या ये कह लो कि न्यू ईयर में हम रिजोल्यूशन लेते हैं तो हम उसको भी चेक करते हैं। मनी मेजरमेंट में हमने कहा कि मनी जो है हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है, इसलिए हम हर चीज को मनी में मेजर करके ही एंटर करेंगे अपनी बुक्स में। लेकिन उसका हमने एक ड्रॉबैक भी पढ़ा कि रियल वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू में फर्क आता है, क्योंकि इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट की वजह से। अब हम पढ़ रहे हैं एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखो आपके बिजनेस जब हम करते हैं तो सिर्फ कैश नहीं होता, हालांकि अब सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि हल्दीराम कभी किसी से उधार नहीं करेगा, नॉर्मल कस्टमर से उधार तो नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े सप्लायर होते हैं या बड़े बड़े कस्टमर होते हैं, जैसे अब आप एक प्लेट खाना खाने गए तो उधार नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने पूरा शादी का ही ऑर्डर दे दिया कि हमारे को इतने डिब्बे चाहिए, या कहीं से उसने रॉ मटेरियल मंगवाना है, वहां उधार चलती है। तो कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स दोनों जगह चलती हैं बिजनेस में। तो क्या मैंने बैंक पे लोन लेके अपना घर ले लिया, या बैंक से लोन लेके मैंने कार ले ली, तो क्या वो कार मैं चलाऊंगी नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करूंगी कि ये मेरी कार है कि नहीं है? कार तो मेरी है, घर तो मेरा है, मैं ही रह रही हूँ ना उसमें। समझ आई आपको ये बात? तो आप कैश करो या क्रेडिट करो, दोनों को रिकॉग्नाइज करना है हमने। और जब हम दोनों को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्रूवल कंसेप्ट। अगर हम सिर्फ कैश को रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर हम कहते हैं कैश कंसेप्ट, लेकिन हमारी अकाउंटिंग में एक्रूवल कंसेप्ट चलता है। इसका मतलब यह है कि हम कैश को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, हम क्रेडिट को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। Owner's equity is instantly affected as cash either is received or paid. In a credit transactions, however, a mere obligation towards or by obligation is created. जो ओनर्स इक्विटी होती है वो सिर्फ कैश के हिसाब से इफेक्टेड होती है, क्योंकि अगर ओनर ने पैसा लगा दिया तो कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर उसने ड्राइंग्स कर ली
तो कैपिटल कम हो जाएगी। लेकिन बाकी सब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस चलती हैं, ओनर के साथ नहीं चलती है, खुद को क्रेडिट नहीं दे सकते। मेयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स और बाय ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड व्हेन क्रेडिट ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट, विच इज जनरली द केस, होती हैं। रेवेन्यू आर नॉट सेम एज कैश रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंसेस आर नॉट सेम एज कैश पेड। ये क्वेश्चन बनता है आपका कि अगर आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं तो क्या सिर्फ जो कैश आ रहा है वही आपकी रेवेन्यू है? आप कहोगे नहीं, जो हमारी नहीं आई, उधार पे हुई है, वो भी हमारी रेवेन्यू है। और अगर एक्सपेंसेस के बारे में कहा जाए तो क्या सिर्फ कैश पे वाला आपका एक्सपेंसेस है? नहीं, जो अभी हमने नहीं दिए तो इसको हम अपने अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करते हैं ना हम फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट में। यस मैम। तो दैट इज एक्रूवल कंसेप्ट। दूसरा है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। आप मार्केट से 1,000 रुपए का सामान लेके हल्दीराम पे गए, आपने कहा भैया ये एक डिब्बा दे दो, हमें दिवाली पे हमने गिफ्ट करना है। तो वो क्या कहेगा आपको? क्या पूछोगे उससे डिब्बा लेके? हाँ जी, प्राइस। प्राइस। और उसको क्या दोगे फिर? पैसे दोगे? कैश। तो लेन और देन, लेन और देन दो चीजें होती है ना, कभी आपने हिंदी में भी पढ़ा हो, लेन देन करते हैं हम। लेन देन हमेशा दो चीजें होती हैं, वही चीज अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट कहलाती है, लेन देन डेबिट क्रेडिट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, जो अगर आप कुछ ले रहे हो तो उसके बदले कुछ दोगे भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेके आ गए, ठीक है। और जो सिर्फ लेके आ जाते हैं वो किसको देते हैं हम? डोनेशन। मांगने वाला आ गया, उसको 10 रुपए दे दिए, उसकी एंट्री हम बुक्स में नहीं करते। जो हमारी एंट्रीज हैं, जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, वो लेन देन पे होती हैं और उसी को डेबिट क्रेडिट बोलते हैं। तो आपकी रिकॉर्डिंग में दोनों चीजें आएंगी, डेबिट भी आएगा, क्रेडिट भी आएगा। उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और ये सब। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड आते हैं, क्योंकि लेन मतलब लेना, देन मतलब देना। तो ऑपोजिट हो गए ना दोनों चीजें, एक चीज हम ले रहे हैं, दूसरी हम दे रहे हैं। हम डिब्बा ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और वो पैसे ले रहा है, डिब्बा दे रहा है। ऑपोजिट होगी ना दोनों एक दूसरे के लिए। सो दो अकाउंट्स में एंट्री जाएगी ही जाएगी, और जितनी एक की चीज डेबिट होगी उतनी ही क्रेडिट होगी। सो दैट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, आपने कैश पे कोई चीज खरीदी तो एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आप कैश पे कर रहे हो और गुड्स रिसीव कर रहे हो। वही हल्दीराम वाला एग्जांपल, आप कैश दे रहे हो और डिब्बा ले रहे हो। तो सच ड्युअलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन। और इस ड्यूअल एस्पेक्ट को समझाने के लिए क्रक्स होता है हमारा अकाउंट्स का बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में क्या होता है? एक तरफ एसेट्स, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। वही चीज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कह रही है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। दैट इज योर ड्यूअल एस्पेक्ट एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब मैं इनवाइट करूंगी, नेक्स्ट इज हिमांशी वर्मा। हिमांशी वर्मा आप पढ़ेंगे? यस मैम। अगले तीनों कंसेप्ट आप पढ़ दीजिए, क्योंकि फिर नहीं तो जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी, एक रह जाएगा। तीनों खत्म करिए आप। Okay. Matching concepts. This concept stated that the revenue and expense must be recorded at the same time at which they are incurred. In generally, the revenues earned should be matched with the expense incurred during the accounting period. For the application of this concept, several adjustments are made for prepaid expense, accrued income, etc. The operating result of an accounting period can be measured only when income are compared with the related expense incurred. Realization concepts. This concept of realization talk about how much of the revenue should be recognized in the book of account. It say amount should be recognized only to the tune of which it is certainly realizable. Thus, mere getting an order from the customer wouldn't make it eligible to be recognized as a revenue. This reasonable certainty of realizing the money will
come only when the goods order are actually supplied to the customer and he is billed. This concept ensures that any income which is earned or utilized will not be considered as revenue. Cost concept. The cost concept stated all the business assets should be written down in the book of account at the cost is incurred for their acquisition, including any capital cost incurred in relation to installation. These assets are not to be recorded at their market price. For example, a packing machine was purchased by Bharat Limited for 40 lakh, 40 lakh and an amount of 30,000 was spent on transportation the machine to the factory and further 20,000 were additional spent on its installation and hence the amount at which the machine will be recorded in the book of account would be at, at sorry at Aggregate of all these costs, this aggregate cost also all comes as, costs ठीक है, and गुड this गुड cost is thank you. गुड। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग क्या है बेटा, आप लोगों को आपके मतलब पेरेंट्स को या किसी की भी घर की इनकम, मान लो आप ही जॉब कर रहे हो, सपोज करो, इमेजिन करो यू आर डूइंग द जॉब and you will receive 1 lakh rupees, then how much you could spend? हाँ जी, कितना खर्च कर सकते हो 1 लाख कमा के? 70,000। बेटा बहुत अच्छी बात है, 70 है, 30 आप सेविंग कर सकते हो, बट कहने का मतलब ये है कि आपकी कैपेसिटी 1 लाख की है ना, आप खर्च कर सकते हो ना। तो जितना रेवेन्यू करोगे उतना ही खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस मैच होने चाहिए, मस्ट बी रिकॉर्डेड। मतलब यहाँ पर आप फिर बीच में प्रॉफिट भी ले सकते हो, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने 70 खर्च किया तो 30 की सेविंग हो कर सकते हो, लेकिन इक्वल तो 1 लाख के हो जाएगा ना आपका। मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम, ठीक है। अगर आपने 1 लाख कमा के 70,000 खर्चे तो हम कहेंगे आपने 30,000 बचा लिए। अगर 1 लाख कमा के आपने 1,20,000 खर्चे तो हम क्या कहेंगे कि आपने 20,000 का उधार ले लिया। अगर 1 लाख कमा के 1 लाख ही खर्चे तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपके बराबर हो गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन दोनों रिकॉर्डेड तो सेम टाइम पर ही होते हैं ना, जब वो हो जाते, जिस महीने वो होते हैं। हम कहेंगे इस महीने हमने 1 लाख कमाया। इन जनरल रेवेन्यू अर्न शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस। इन जनरल तो फिर यही बात है ना कि आपकी रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस से मैच करनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मैच कर रही है तो रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेंसेस कम है तो आपकी क्या होती है, प्रॉफिट होती है। और अगर खर्चे ज्यादा है रेवेन्यू कम है तो लॉस होता है, और अगर इक्वल है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। लेकिन हमने जिस साल में अकाउंटिंग, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि जिस साल में हमने अकाउंटिंग की है, रेवेन्यू की है, उसका उससे रिलेटेड खर्चा भी उसी साल में बुक होना चाहिए। जैसे सपोज करो आपने दिसंबर के महीने में किसी शॉप का किराया नहीं दिया जिसमें आपने अपना शोरूम या ऑफिस खोला हुआ है, तो क्या उस दिसंबर के महीने की सेल को आप अपनी सेल नहीं मानोगे? आपने सेल तो की होगी ना दिसंबर में, कुछ ना कुछ तो कमाया ही होगा। Yes, ma'am. तो यहाँ पर वो ये कहता है कि जिस महीने की इनकम है उस महीने के लिए, उस इनकम को कमाने के लिए जो आपने खर्चा किया है, वो चाहे पे किया है या नहीं किया है, आपको उसी महीने में बुक करना है। अकाउंटिंग पीरियड, मंथ नहीं, बेसिकली यहाँ पर पीरियड की बात आती है, और पीरियड हमारा 1 ईयर होता है, अकाउंटिंग पीरियड जो भी हमने किया। तो फॉर दिस एप्लीकेशन दिस कंसेप्ट सेवरल एडजस्टमेंट्स मेड, जो हम अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए एडजस्टमेंट करते हैं, जिसमें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस लेते हैं कि मैंने अगले साल के एक्सपेंसेस इस साल पे कर दिए, तो मैं इस साल के खर्चों में से उसको लेस कर दूंगी, क्योंकि वो इस साल का खर्चा तो है ही नहीं, वो तो अगले साल का है, ठीक है। और एक्रूड इनकम है, जो मेरी इस साल इनकम हो चुकी है लेकिन अभी मुझे मिली नहीं है, उधार ले गया मेरा कोई कस्टमर, वो अगले साल दे देगा, लेकिन वो सेल तो हो चुकी है ना मेरी,
तो उसको मैं अपनी इनकम तो मानूंगी ना। तो दिस इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट। ऑपरेटिंग रिजल्ट आपका सही तभी आएगा जब आप रिलेटेड खर्चे और रिलेटेड इनकम को उसी साल लेते हो जिस साल से वो रिलेट करता है। आगे है रियलाइजेशन कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन टॉक अबाउट हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट भी इसको हम बोल सकते हैं, रियलाइजेशन कंसेप्ट को, कि हम अपनी रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे, कब हम एंट्री करते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। जब वो रियलाइजेबल हो जाती है, जब हम ये मानते हैं कि आपके पास, आप देखो हम एक शॉप पे गए, आपने कहा कि भैया ये ड्रेस कितने की है, उसने कहा 1000 रुपए की, और आप उस शॉप से उतर गए। फिर आप दूसरी शॉप पे गए, भैया ये ड्रेस कितने की है, 1100 की, आप वहां से भी उतर गए। आप तीसरी पे गए, भैया ये ड्रेस कितने की है। अब आप 4 दुकानों पे गए और चारों से आपने ड्रेस भी देखी, आपने रेट भी पूछा, लेकिन कौन सा दुकानदार अपनी सेल में उसको मानेगा, बताइए। जिससे आप खरीदोगे वो अपनी सेल मानेगा ना उसको। तो जब तक वो बिक नहीं जाती है, अभी दुकानदार दिन में 1000 ड्रेसेस दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1000 उनकी सेल है। जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं हो जाती, वो रियलाइजेबल नहीं हो जाती, रियलाइजेबल का मतलब आप इस लायक नहीं हो जाते कि सामने वाले से पैसे मांग सको। दुकानदार आपसे क्या देखने के पैसे मांगता है कभी? नो मैम। नो। किस चीज के पैसे मांगता है वो? जब आप वो खरीद लेते हो, आप वो पैक करा लेते हो, तो वो रियलाइजेबल हो जाती है। फिर वो चाहे आप उस टाइम दो, या आपका जान पहचान का है तो आप 2 दिन बाद भी दे सकते हो, लेकिन वो उसको लिख लेगा अपनी डायरी में कि हाँ ये सामान ले गए हैं और इसके 2 दिन बाद पैसे लेने हैं। बाद में देखती हूँ, अभी क्लास लेगा, ठीक है, बाद में देखती हूँ, ठीक है। और ये रियलाइजेबल है। तो जब तक रियलाइजेबल नहीं हो जाते, आप उसको अपनी रेवेन्यू नहीं मान सकते। Thus, mere getting an order from customer would not make it eligible to recognized and revenue. किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है, लेकिन अभी आपने उसका सामान नहीं भेजा है, वो आपकी रेवेन्यू नहीं है। जब तक आप वो उसको ऑर्डर दे नहीं देते कस्टमर को और बिल नहीं भेजते साथ में, तब तक आपकी वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगी और आपको उसको डेटर्स में नहीं डाल सकते। This concept ensures that any income which is unearned or unrealized will not be considered as revenue. जो अभी तक आपने कमाई नहीं है, जो रियलाइज नहीं हो सकती, जो पैसे आप किसी से मांग नहीं सकते, उसको आपने रियलाइजेशन में नहीं लेना है। क्लियर? आगे आता है कोस्ट कंसेप्ट। The cost concept states that all business assets should be written down in the books of accounts at the cost. आपको अपनी चीजें कोस्ट पे लिखनी है। कोस्ट क्या है? जितने की आपने वो चीज खरीदी या आप उसको इंस्टॉल कराने पे जो पैसा खर्च किया। आपने फॉर एग्जांपल एक मशीन ली अपने घर में, हम एसी लेके आए 20,000 का, 500 रुपया भैया लगाने के लिए गया, तो मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी? 20,500। इसी तरह यहाँ पर 40 लाख की कोई मशीन ली अपने बिजनेस के लिए, उसको अपने बिजनेस तक लाने के लिए हमने 30,000 की ट्रांसपोर्टेशन दी, फैक्ट्री साइट पे आ गई। फर्दर उसको इंस्टॉल कराने के लिए मैंने 20,000 दिए, तो अब मेरी मशीन इस लायक हो गई कि मैं उससे अपना काम कर सकती हूँ, तो मेरे को उसकी कॉस्ट पड़ी 40,50,000। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोरिकल कॉस्ट। 10 साल बाद भी मैं उसको 40,50,000 का ही दिखाऊंगी अपनी बुक्स में, हाँ, पर हर साल डेप्रिसिएशन लेस करते चले जाएंगे और वो हमारी एक्यूमुलेट होती चली जाएगी, लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट तब भी 40-50 ही रहेगी, चाहे उसकी उस टाइम की वैल्यू कम हो जाए डेप्रिसिएशन लेस करके, चाहे हम स्ट्रेट लाइन से कर रहे हैं या रिटर्न डाउन से कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट उसकी हमेशा 40-50 ही रहेगी। क्लियर? यस मैम। यस मैम। कि आपके मम्मा ने कोई चीज खरीदी होगी, अपनी शादी की ड्रेस कभी अगर दिखाई तो बोलेंगे कि ये मैंने अपनी शादी पे ली थी, इतने की ली थी। वो चीज चाहे आज महंगी हो गई है, लेकिन हमने इतने की ली थी, हम उतने की ही याद रखते हैं। तो वही चीज है, हमने अपनी बुक्स में भी वही लेना है
ये थी हमारी कंसेप्ट्स। आगे हैं हमारी कन्वेंशंस। तो कन्वेंशंस के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट, नेक्स्ट इज गुंजन का हो गया था कल, रमन का हो गया था। सेकंड पेज पे कौन है? कुणाल चौधरी। कुणाल चौधरी आप पढ़ेंगे? यस मैम। तो आप दो कन्वेंशन पढ़ेंगे, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। पढ़िए। Accounting convention, convention of conservatism. The convention of कंजर्वेटिज्म, conservatism essentially assume an unjust advocates providing for all possible losses, but never for possible future gains. As such, application of this convention would always result in understatement of incomes, profit, and thus resources. हाँ नेक्स्ट भी पढ़िए बच्चे। Convention of consistency. This convention advocates the continuous observation and application of the rules and practices of accounting. The uniformity and consistency of accounting rules is a vital to profit and loss calculations as well as comparisons of company performance. Frequent changes in the treatment of account would result in inconsistency and hence make the accounting information less reliable. It would result in making accounting information trustful, truthful, accurate, and complete. यस तो अब हमने कंसेप्ट सारे कर लिए। मैं एक बारी रिपीट कर रही हूँ कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट में हमने पढ़ा एंटिटी अलग है और वो गोइंग कंसर्न है, चलती रहती है, हर साल हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। सिर्फ उन्हीं एंट्रीज की वैल्यू निकालते हैं जो उसकी मनी में मेजर हो सकती हैं। एंड एक्रीवल कंसेप्ट पे चलते हैं, चाहे हमने उधार लिया है या दिया है, और जो इस साल से रिलेटेड है उसी की दोनों की एंट्री करते हैं, कैश की भी और क्रेडिट की भी। ड्यूअल एस्पेक्ट में हमने पढ़ा कि डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर होते हैं, ऐसे उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी आती है हमारी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैचिंग कंसेप्ट में हमने पढ़ा कि जिस साल की रेवेन्यू हमने की है उस साल की खर्चे भी उसी में बुक होंगे। रियलाइजेशन में हमने पढ़ा रिकॉग्नाइज कब करते हैं अपनी रेवेन्यू को, जब वो बिल्ड हो जाती है और ऑर्डर डिलीवर हो जाता है, बिलिंग हो जाती है उसके बाद। कॉस्ट कंसेप्ट में पढ़ा कि हम अपनी एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते रहते हैं, चाहे उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दें, पर उसकी कॉस्ट हमेशा वही रहती है जिसमें उसकी एक्विजिशन या इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी ऐड होती है। अब कन्वेंशन में हमारी पहली कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म ये कहती है कि कभी भी आप किसी फ्यूचर के प्रॉफिट को पहले एंटीसिपेट मत करो, लेकिन लॉसेस के लिए हमेशा प्रोविजन बना के रखो। मैं ये कहूँ कि कल को मेरे को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो इसलिए मैं आज 1 लाख का खर्चा कर देती हूँ, जब कल आएंगे तो मैं खर्च कर दूंगी, कल का कुछ पता नहीं है, इसलिए आप पहले प्रॉफिट को एंटीसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, पर कल कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मुझे वो पैसे किसी और को देने पड़े, तो हम उसके लिए प्रोविजन बना के रखें। पॉसिबल फ्यूचर गेन्स को आप कभी भी एंटीसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर लॉसेस को आप प्रोविजन बना के रख सकते हो। एज सच एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशन would always result in understatement of income। इसका मतलब हमें अपनी इनकम को कम दिखाना है, प्रॉफिट को कम दिखाना है। ठीक है, समझ आ गई ये बात आपको? पेरेंट्स कहते हैं ना यस कुछ मैम। फ्यूचर के लिए बचा के रख लो जी, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। हम ये तो नहीं कहते बच्चा बड़ा होके खुद कमाएगा खुद शादी करेगा, कोई पेरेंट्स कहता है ऐसे? नो मैम। No, तो ma'am. फिर हमें प्लानिंग करके रखनी है, फ्यूचर के प्रोविजंस बना के रखने हैं, लेकिन प्रॉफिट्स को एंटीसिपेट कभी नहीं करना जब तक कि वो हमारे हाथ में ना आ जाए। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहती है कि जो आपने कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिस, जो रूल एक बारी बना लिया ना, जो प्रैक्टिस एक बारी बना ली, उसको ना कंटिन्यू करो, उसको डिसकंटिन्यू ना करो। यूनिफॉर्मिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए इन अकाउंटिंग रूल्स इज वाइटल टू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन एज वेल एज कंपैरिजन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक टाइम में आपने कहा कि इस साल तो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से करूंगी, अगले साल मैं डिमिनिशिंग बैलेंस से करूंगी, इस एक साल में डेप्रिसिएशन का मेथड 10% लगा देती हूँ, आगे 15 फिर 20 ऐसे करते रहेंगे हम, तो हमारी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। तो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी याद रखना वर्ड दोनों,
ये दोनों अकाउंटिंग में जरूरी हैं। सेम रूल चलते रहने चाहिए आपके, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया या कंपनी एक्ट में चेंज हो गया फिर तो आपको रूल चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन अदरवाइज मत करो, कोशिश करो कि मत करो अकाउंटिंग। नहीं तो ऐसे लगेगा कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं है, आप तो अपने हिसाब से रूल तोड़ते रहते हो, रूल जोड़ते रहते हो। इट वुड रिजल्ट इन मेकिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखाएगी। लोग आपके ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे कि कल तो कुछ और कह रही थी आज कुछ और कह रही है। ऐसे कहते हैं ना कि इस पे क्या विश्वास करना, कल कुछ और बोल रही थी आज कुछ और बोल रही है, बोल करते हैं ना, हम ऐसे कहते हैं ना। Yes, ma'am. तो आपके अकाउंट्स भी कुछ और बोलेंगे, कभी कुछ और बोलेंगे, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगी, यस राजकुमार जी आप पढ़ेंगे। यस मैम। दो दो कन्वेंशन रहेगी, आप पढ़ेंगे, मटेरियलिटी एंड देन फुल डिस्क्लोजर। पढ़िए। ओके मैम। Convention of materiality. The Convention of Materiality advocates the recording and reflection of all material facts, that is, those pieces of information that can potentially influence the decision of informed investor in the accounting records and elimination of significant information. It should be noted that any item of fact which is considered material by an organization may be treated as unimportant by another organization. In the same way, an item that is considered material during a particular time period may be treated as unimportant in subsequent time periods. Convention of full disclosure. This convention advocates the full disclosure of all material information, whether favorable or otherwise, in the accounting statements of a business enterprise. This convention requires that all accounting statements must be prepared honestly. The convention of disclosure holds greater importance in the case of business where the ownership is separate from the management. यस अब वो कहते हैं कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एडवोकेट्स द रिकॉर्डिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं हमारे ना, क्या कहते हैं, कोई, मैं वैसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, आप उसको अदरवाइज मत लेना, बोलो क्लास लग रही है, ठीक है। अभी हमारे घर कोई गेस्ट आना हो और हमारी कोई दीवार से पेंट उतरा हो तो हम क्या करेंगे, उसको हाँ, क्या करूंगी। करेंगे, हैं, छुपा हाँ, देंगे, करूंगी। Yes, ma'am. छुपा देंगे ना। तो इसका मतलब हमने मटेरियल फैक्ट छुपा दिया ना। Yes, ma'am. मान लो तो फिर वो नहीं करना है अकाउंट्स में। मटेरियल फैक्ट वो होता है, मान लो कोई वैसे ही आ रहा है यार दोस्त, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर नहीं छुपाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई लड़की वाले लड़के वालों के घर देखने आ रहे हैं तो छुपा दिया कि इनकी लड़की तो यहाँ पर शादी करके आनी है, कहेंगे कि ये तो पेंट ही उखड़ा हुआ है इनके घर का, हम अपनी लड़की को इनके घर नहीं भेजेंगे, तो इसका मतलब आपने मटेरियल फैक्ट छुपा दिया। जो दोस्त आ रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी दीवारों से पेंट उतर रहा है या नहीं उतर रहा, वो तो आपको मिलने आया है। समझ आई आपको ये बात। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर आपके कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको छुपाने या दिखाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जिसको रिकॉर्ड करने से या छुपाने से सामने वाले के डिसीजन पे फर्क पड़ता है, इन्वेस्टर पोटेंशियल इन्वेस्टर है, वो आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता था पैसे, और आपने उससे मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपा ली और उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, दैट इज रॉन्ग, रॉन्ग एंड रॉन्ग, ठीक है। तो आपको कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं छुपानी है अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, इलिमिनेशन ऑफ इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन नहीं करना है। इट शुड बी नोटेड दैट एनी आइटम ऑफ फैक्ट विच इज कंसिडर्ड मटेरियल, जो मटेरियल है, जो इंपॉर्टेंट है, अगर अनइम्पोर्टेंट है तो छोड़ दो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मटेरियल फैक्ट जो है वो नहीं छुपाना है। इन द सेम वे एन आइटम दैट इज कंसिडर्ड मटेरियल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रीटेड एज अनइम्पोर्टेंट इन सब्सिक्वेंट। वो कहता है जरूरी नहीं है कि एक बार ही एक मटेरियल फैक्ट हो गया तो आने वाले में पीरियड में भी वो मटेरियल होगा। हो सकता है कि एक टाइम पे, जैसे मैंने आपको बोला कि फ्रेंड आ रहा है, तो वो आपके घर खाना खाने आ रहा है, उसको आपकी दीवार से कोई लेना नहीं है,
यार तेरी मम्मी ने क्या बनाया है आज, तेरी मम्मी ये चीज बहुत अच्छी बनाती है, उसको उस चीज से फर्क पड़ता है। तो उसके लिए दीवार इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई लड़का देखने आ रहे हैं तो उनके लिए दीवार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना तो चाहे आप उनको 7 स्टार से भी मंगवा के खिला दोगे कि हाँ जी अगले घर देखने आ रहे हैं। हम क्यों ऐसा वर्ड यूज करते थे पुराने टाइम में, घर देखने आ रहे हैं। कभी हम कहते हैं लड़का देखने आ रहे हैं, कभी हम कहते हैं घर देखने आ रहे हैं। समझ आइए आपको ये बात? यस मैम। यस मैम। तो ये चीज होती है कि मटेरियल इम्पैक्ट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी कोई चीज मटेरियल होती है, कभी कोई चीज मटेरियल होती है। तो वो चीज है आपको डिस्क्लोज करनी है। फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि आपको सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, चाहे वो फेवरेबल है चाहे वो अनफेवरेबल है। ये नहीं है कि ये मेरी अच्छी चीज है मैं दिखा देती हूँ और ये मेरी बेकार चीज है इसको मैं छुपा देती हूँ, वो चीज नहीं करनी है। In the accounting statement of the business enterprise, this convention required that all accounting statement must be prepared honestly. Honestly बनाओ अपनी accounting statements. Convention of देखो आज आप छुपा लोगे कल को उसका impact सामने आएगा, फिर क्या करोगे? The convention of disclosure hold greater importance in the case of business where the ownership is separate from management. ये ज्यादातर डिस्क्लोजर वाली चीजें वहां इंपॉर्टेंट होती हैं जहाँ ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होती है, और ये ज्यादातर कहाँ होती है? कंपनीज में। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर को तो पता है अपनी कमियों का, वो दिखाए या ना दिखाए उसको पता होता है। अब अपना बच्चा घर आ रहा है तो हम उससे क्या छुपाएं, उसको तो पता है, हमारी दीवार का भी पता है और हमारे खाने का भी पता है ना? जब कोई बाहर के वो Yes, लोग ma'am. आते हैं तभी हमें कॉन्शियस होना पड़ता है। तो ये तभी इंपॉर्टेंट है जब ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है। कंक्लूजन क्या कहता है अब इस चैप्टर का? आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े, उसके बाद उसको 2 भागों में बांटा हमने, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। वेरी वाइटल टू अकाउंटिंग प्रोफेशन सिंस दे आर ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ये सब इसीलिए किया जाता है कि सब लोग एक जैसी ट्रांजेक्शन्स करें, मतलब एक जैसा ही प्रोसेस फॉर्म को फॉलो करें, यूनिफॉर्मिटी आए ताकि वो रिलायबल भी हो हर एक की फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो, और हम उन्हें कंपेयर भी कर सकें और खुद का कंपैरिजन पिछले पीरियड से भी कर सकें। ठीक है, क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. तो ये आपका चैप्टर यहाँ ओवर हो जाता है। नेक्स्ट